राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2024 की बड़ी खबर के साथ। नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहले चरण के मतदान के लिए प्रदेश के कई दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा। खत्म हुआ पहले चरण का नामांकन। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चला नामांकन का दौर। पहले चरण के चुनावी रण में उतरने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सुबह 11 बजे ही दिग्गज नामांकन केंद्र पहुंचे और 3 बजे तक नामांकन किया। करीब 20 से ज्यादा उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर शहर की। इस सीट से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। मंजू शर्मा ने नामांकन रैली भी निकाली। एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि मंजू शर्मा 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए, लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इस जयपुर शहर से होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर। बात अलवर की, जहां पर भूपेंद्र यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाइक रैली के साथ कंपनी बाग पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित भी किया। हमारी केंद्र की सरकार में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे राज्यसभा के सांसद और अलवर के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव का जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि ये अलवर की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है। नामांकन के आखिरी दिन जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। बात बीकानेर लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी दिग्गजों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल से होगा। गोविंद राम मेघवाल ने भी नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरा। बीडी कल्ला समेत कई नेताओं की मौजूदगी में वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। दोनों नेता एक साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इसके अलावा भरतपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने नामांकन किया तो कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाट्टा भी अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंची। वहीं अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भी पर्चा दाखिल किया। दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने नामांकन किया तो दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के नरेश मीणा ने बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरा है। दौसा में नरेश मीणा की एंट्री के बाद जो पूरा मुकाबला है वो काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, आप 12 छपड़ा से इतनी दूर आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप 5 दिन पहले ही पार्टी में वापसी भी की थी आपने कांग्रेस में? देखो, मैंने छपड़ा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ा जनता के आधार पे। जिस तरह से मुरारीलाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था टिकट नहीं मांग रहा था उसको टिकट दिया, और मेरे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहा पार्टी जो उनकी पार्टी का काम करना चाहे उसको टिकट में नजरअंदाज किया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज बनने नामांकन भरने आया हूँ। चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल किया। चुरू में उनका मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया से होगा। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है।
अब 28 मार्च तक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में जिन 12 सीटों पर मतदान होगा उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, नागौर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यकर्ताओं में साथिनें, सहायिकाएं और साथ ही साथ लेडीज सुपरवाइजर भी शामिल है। तो साथ ही सीडीपीओ और आशा वर्करों का भी सम्मान किया जा रहा है। खेल मंत्री इनको सम्मानित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से मिल पा रही हैं। कल होने वाले आईपीएल मैच के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इनविटेशन दिया गया है, उन्हें पास दिए गए हैं। खेल परिषद के अधिकारी और राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारी भी इस खास मौके पर मौजूद हैं। तो आईपीएल मैचों को लेकर के आशा सहयोगिनियों, सहायिकाओं को भी पास वितरित किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इन तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हनुमान बेनीवाल के प्रस्तावक कृष्णा राम पिंडेल ने जिला रिटर्निंग अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित को नामांकन सौंपा और इस दौरान प्रस्तावक कृष्णा राम पिंडेल के साथ रालोपा के कोषाध्यक्ष माधाराम भाकल, शंकरलाल बेनीवाल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद पशु प्रदर्शनी स्थल सभा का आयोजन यहां पर हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरएलपी के लिए नागौर की सीट छोड़ी, दोनों के बीच में गठबंधन हुआ। हनुमान बेनीवाल का बीजेपी की ज्योति मिर्धा से मुकाबला है। विधायक वरिष्ठ नेता है चेतन डूडी जी, छोटे भाई मुकेश भाकर जी लाडनू से, रामनिवास जी गावड़िया परबतसर से, मंजू जी मेघवाल जाहिल से पूर्व विधायक, बिंदु चौधरी जी हमारी प्रमुख साहिबा, रामचंद्र जारोड़ा पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरएलपी के साथ और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। हमेशा नागौर देश की राजनीति की धुरी रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है नागौर को टारगेट करके और जिस तरह लोगों की जबरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस छोड़ा के बीजेपी के अंदर करवाई और जिस तरह का माहौल इन्होंने यहाँ बनाया, इन सब की इच्छा थी कि हम मिलकर लड़ाई लड़ें। तो वहीं दौसा लोकसभा सीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पार्टी ने मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया तो नरेश मीणा ने बगावत की ठान ली। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले नरेश मीणा ने दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। जो हम सबके अजीज नेता है। प्रदेश की दौसा लोकसभा सीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पार्टी ने मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया तो नरेश मीणा ने बगावत की ठान ली। खुले मंच से नरेश मीणा ने भरी हुंकार, कांग्रेस प्रत्याशी को ठहराया जिम्मेदार। कहा गया टिकट का वादा, खुलकर बताओ इरादा। या तो आप सब लोग ये कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, जिस बारे से वही जाके खेती बाड़ी कर, मैं तैयार हूँ, सरपंच पटेल हूँ। सियासत के बारे में बातें चाहे जितनी बड़ी कर ली जाए, लेकिन इसकी आखिरी मंजिल कुर्सी ही है। तभी मंच से आंखें दिखाने वाले नेता, गांव लौटने का वादा करने वाले नेता कुछ समय बाद बगावत के बोल बोलने लगते हैं। मंजल साहब ने ज्वाइन की, राहुल कसवा ने ज्वाइन की, उम्मीदवार हमने की, सबको टिकट दिया। मेरे में क्या कमी थी जो मुझे टिकट नहीं दिया? मुझे मेरे से कहा गया था आप ज्वाइन करोगे तो आपके टिकट में चिंतन किया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। और मुझे आशा थी, जिस तरह से मुरारीलाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तब मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था, टिकट नहीं मांग रहा था, उसको टिकट दिया। बारां जिले के छबड़ा के रहने वाले नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से बगावत करके छिपा बड़ौत से निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 44,000 वोट लेकर आए थे।
पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही नरेश मीणा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और 27 तारीख को नामांकन करने का ऐलान भी किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के निलंबन को बहाल करते हुए उन्हें पार्टी में वापस ले लिया। उनकी घर वापसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि नरेश मीणा कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे, लेकिन टिकट मुरारी लाल मीणा को दे दिया गया, जिससे नरेश के सब्र का बांध टूट गया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज बनने, नामांकन भरने यहाँ आया हूँ। जो युवा जो छात्र राजनीति से, ग्रामीण परिवेश से और जो पंचायत राजनीति से आते हैं और जो सपने देखते हैं कि हम भी एमएलए एमपी बने, मैं उस परिवारवाद के खिलाफ आया हूँ। टिकट से वंचित रहे दावेदार नरेश मीणा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलकर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने मंच पर मुरारी लाल मीणा को घूरते हुए कहा, मैंने आपकी बेटी के लिए प्रचार प्रसार किया था, उसमें आखिर कमी कहाँ रह गई थी? आप हमें कह दीजिए कि आप राजनीति से दूर हो जाइए, मैं अपने गांव चला जाऊंगा और खेती कर लूंगा। मैंने मुरारी लाल जी आपकी बेटी चुनाव लड़ी, उसमें मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी? आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी? तुम लोग ये कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, जिस भारत से वहीं जाके खेती बाड़ी कर। मैं तैयार हूँ, सरपंच पटेल हूँ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मंच से हुंकार भरने के बाद पूर्व छात्र नेता और सचिन पायलट के समर्थक नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुरारी लाल जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से 4 बार एमएलए रहे। पिछली बार उनकी सविता शांति से चुनाव लड़ी, वो 5 बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा चुके हैं। उनकी बेटी जब वो कांग्रेस से मंत्री थे, तब भी उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि पार्टी को उनको 6 साल उनको निष्कासित करना चाहिए। लेकिन पहले फेज के चुनाव का नामांकन 27 मार्च को आखिरी दिन था। बहरहाल नरेश मीणा के नामांकन के बाद दौसा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, नरेश मीणा की एंट्री के बाद काफी रोचक मुकाबला दौसा जैसी रिजर्व सीट पर हो चुका है और नरेश मीणा कनक दंडवत निकालकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो वहीं राजस्थान के रण में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और जेपी नड्डा से लेकर सीएम भजन लाल शर्मा तक चुनावी रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। यानी कि मिशन 25 के लिए स्पेशल 30 तैयार है। रिपोर्ट देखिए। 4 जून को 400 पार, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है, हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। राजस्थान का रण स्पेशल 30 तैयार। बीजेपी के स्टार 25 सीटों पर हुकार। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके। गरीब, किसान, महिलाओं और नौजवानों को जोड़ा जा सके। इसके लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक मिशन 25 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। राजस्थान के बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, सीपी जोशी, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत किरोड़ीलाल मीणा और अनेक बड़े नेता शामिल हैं। राजस्थान की हर लोकसभा सीट पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम भजन लाल शर्मा की बड़ी रैलियां और रोड शो कराने की तैयारी है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनावी रणभूमि में हुंकार भरते नजर आएंगे। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। क्राइम कंट्रोल, महिला सुरक्षा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, पेपर लीक माफिया पर एक्शन, पीकेसी, ईआरसीपी प्रोजेक्ट, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, गरीबों को मुफ्त में अनाज, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही है और हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में 1-2 लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग। अब इंतजार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सीएम भजनलाल की चुनावी रैलियों और रोड शो का है। जब 25 सीटों को साधने के लिए तर्कस से तीर छूटेंगे तो निशाने पर इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब बात जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर वैभव गहलोत चुनाव प्रचार की शुरुआत करने से पहले शक्तिपीठ अंबाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर तीर्थ नगरी अंबाजी मंदिर में उन्होंने माताजी को नमन किया और अपनी पार्टी की जीत की कामना की। जहां मंदिर के पुजारी ने उनको तिलक लगाया और चुनरी चढ़ाई। दर्शन करने के बाद वैभव गहलोत अपने क्षेत्र सिरोही और जालोर की सीट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करने निकल पड़े। अंबाजी पहुंचे वैभव गहलोत से मीडिया ने बातचीत की। कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार और उन्होंने पुरानी योजनाओं का पैसा और सेवा कम कर दी है। कांग्रेस तो चूंकि राजस्थान की जनता बीजेपी सरकार से नाराज है, इसीलिए लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलेंगे, यह कहना है वैभव गहलोत का। जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। पहले भी मैं मां का आशीर्वाद लेने आ चुका हूँ यहाँ पे मां अंबाजी के, और आज मुझे पुनः मौका मिल रहा है कि मैं मां का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आया हूँ। और निश्चित तौर पे मां का जब आशीर्वाद मिलता है तो ज़रूर सफलता मिलती है। देखिए, इस बार राजस्थान में अच्छा माहौल है और जिस तरीके से पिछले में कांग्रेस की सरकार थी, जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार की थी, उसका अब लोगों ने उनको पश्चाताप है कि किस तरीके से भाजपा की सरकार जब से राजस्थान में आई है, वो कहीं ना कहीं उन योजनाओं में पैसा कम किया जा रहा है, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो जनता में उसके प्रति एक रिएक्शन है और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो वहीं सीकर सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के जाट बोर्डिंग स्थान को लेकर दिए गए बयान का विरोध तेज हो गया है। जाट बोर्डिंग संस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान की निंदा की और चुनाव आयोग को शिकायत की बात कही है। दरअसल सुमेधानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी अराजकता सीकर में फैली वह सारी यहां से फैली है। जितने बदमाश गुंडे पैदा हुए, इसकी उत्पादन फैक्ट्री जाट बोर्डिंग संस्थान है। ये सांसद सीकर श्री स्वामी सुमेधानंद द्वारा जो जाट बोर्डिंग संस्थान पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में प्रतिवाद करते हैं, निंदा करते हैं। और यह संस्था पूर्णतः गैर राजनीतिक संस्था है। इससे पढ़े हुए हजारों लड़के, वकील, डॉक्टर विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत हैं और रणमल सिंह जी जैसे शताब्दी पुरुष इस संस्था में पढ़े हैं, पोषित किया इसको, संचालित किया इसको।
और हम चाहते हैं कि इस चुनावी राजनीति में इस संस्था को किसी भी तरह से नहीं घसीटा जाए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार करने में सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में महिला वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों में सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में महिला वोट बैंक किसी भी सियासी पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। पार्टी के साथ महिला वोट बैंक जाता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 2014 2 करोड़ 3 लाख महिला मतदाता, 2019 2 करोड़ 34 लाख महिला मतदाता, 2024 2 करोड़ 55 लाख महिला मतदाता। पाली सबसे ज्यादा महिला मतदाता, पाली 11,19,324 महिला मतदाता। दूसरे नंबर पर उदयपुर, दौसा में सबसे कम महिला वोटर। और आप देखिएगा कि आगे आने वाले चुनावों में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आदरणीय मोदी जी को उनकी गारंटीज पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि एक मजबूत सरकार ही हमारे देश को आगे ले जा सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में नेतृत्व देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा विश्वास जो महिलाओं का है आदरणीय मोदी जी पर, ये एक ऐसी शक्ति है जो आगे चल के हमारे भारतीय जनता पार्टी को 370 और एनडीए को 400 से ऊपर सीटें जो हैं मिलेंगी। वहीं कांग्रेसी नेता अर्चना शर्मा ने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस सरकार सुनिश्चित करेगी। तो हम इस लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को साथ लेने के लिए, उनके प्रति हमारी जो सोच रही है, उनके लिए जो योजनाएं हमने हर समय बनाई जब हम शासन में रहे, उन सबको लेके जाएंगे और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिल सके। ये हमारा मुख्य रूप से एक केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी तो समाज सुरक्षित महसूस करेगा। चुनावी रण में महिला वोट बैंक किसके हाथ जाएगा, ये तो चुनावी परिणाम से ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तो वहीं पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी का तीसरा समन मिला है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ईडी ने तीसरा समन जारी किया है। महेश जोशी को ईडी ने कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले समन के बाद महेश जोशी ने ईडी से 15 दिन की मोहलत मांगी थी। जोशी के करीबी संजय बड़ाय से भी 2 बार लंबी पूछताछ हो चुकी है। तो ईडी ने कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी के सामने कल महेश जोशी पेश हो सकते हैं। उनसे पूछताछ बाकी है। ये तीसरा समन है उनसे पूछताछ को लेकर के। माना जा रहा है कि इस बार के समन में कल महेश जोशी ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। तो चलिए अब अगले 5 मिनट में नजर डालते हैं 50 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में।